1983 में फरवरी के एक ठंडे दिन 20 साल की एक युवती गांधी जी और मां दुर्गा की फोटो के आगे नमन करती है और वहीं फर्श पर अपनी बंदूक रख देती है। 8000 लोगों की भीड़, देश के बड़े बड़े पत्रकार, राजनेता और लगभग 300 पुलिस वाले इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। धर्म, जाति, अमीरी गरीबी की सीमा को तोड़कर 20 वर्ष की एक युवती जो इतिहास के हाशिए पर अपनी एक कहानी छोड़कर जाती है। एक युवती जिसने देश के लोगों को बताया कि दलितों का कष्ट जाति के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। एक युवती जिसने लोगों को बताया कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भी इंसान है, कीड़े मकोड़े नहीं है, और अगर आप इन पर अत्याचार करेंगे, वार करेंगे तो ये भी पलटकर जवाब जरूर देंगे। लोगों ने उसे कई नाम दिए। किसी ने नायक कहा तो किसी ने डाकू, किसी ने हत्यारी कहा तो किसी ने देवी। एक युवती जो कहती थी कि बस मेरा यही कसूर है कि मैं झोपड़ी में पैदा हुई, एक गरीब परिवार में पैदा हुई, सदियों से दबे कुचले समाज में पैदा हुई, बस यही मेरा कसूर है। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। जातीयवाद की बीमारी फैली हुई है, इसको बिल्कुल ही हटा देनी चाहिए। फूलन का जिसने सताया, जिसने फूलन का इज्जत लूटी, जिसने फूलन का घर से बेघर कर दिया, उनको लूटा है फूलन ने। कोई गलत नहीं किया। हमारी ताकत दुर्गा की हम पूजा करते हैं, दुर्गा हमें ताकत देती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जलौन, जहाँ के एक छोटे से गांव गुरहा में एक बेहद ही गरीब और पिछड़े मल्ला परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। लगभग 6 लोगों का परिवार और बेहद ही गरीब परिवार, जिसके पास मुश्किल से एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जो कि नदी के किनारे नाव चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन उसके पास वो जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उस जमीन के टुकड़े पर देवी दीन मल्ला के बड़े भाई की नजर थी। और एक दिन देवी दीन मल्ला का बड़ा भाई उस जमीन को लड़ झगड़ कर कब्जा लेता है। लेकिन ये सब देवी दीन मल्ला की छोटी बेटी को गवारा ना था। जैसे ही वो घर पहुंचती है, देखती है कि घर में परेशानी का माहौल है। घर पहुंचकर जब उसे वजह पता लगती है कि चाचा ने हमारी ज़मीन हड़प ली, वो आओ देखती है न ताओ, अपनी ज़मीन वापस मांगने अपने चाचा के घर चली जाती है और अपने चाचा के घर जाकर अपनी ज़मीन के लिए अपने चाचा और चाचा के लड़के से लड़ाई कर बैठती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि चाचा का जो लड़का है उस लड़की पर, उस 10 साल की बच्ची पर ईंट से वार कर देता है, उसके सर पर ईंट मार देता है। बदले में वो लड़की भी उसके सिर पर ईंट मारती है। जब उस 10 साल की लड़की को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो अपनी बड़ी बहन के साथ पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ जाती है। लेकिन आप खुद सोचिए, 1973 का समय था जब औरतों को अपनी बात रखने की आज़ादी तक नहीं होती थी। एक 10 साल की बच्ची अपनी ज़मीन के लिए पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठ गई। एक ऐसी बेबाक लड़की जो लड़कों से लड़ाई करती है, लड़कों को गालियां देती है, देवी दीन को कहीं ना कहीं खटक रही थी। आखिरकार वो उसका पिता था। लेकिन जब वो लड़की 12 साल की होती है तो देवी दीन उसकी शादी कर देता है, और शादी भी करता है एक 35 से 40 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ। इसके बाद उस बच्ची की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। शादी तो हो गई थी लेकिन गौना अभी नहीं हुआ था, और यूपी बिहार की तरफ ये एक रिवाज है कि शादी कर दी जाती है लेकिन गौना 18 साल की उम्र पर ही किया जाता है। इसके बावजूद वो 35 से 40 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस 12 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। इस घटना के बाद वो बच्ची सहम जाती है। वो बच्ची अब पुट्टी लाल, जिससे उसकी शादी हुई थी, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम है पुट्टी लाल, जिससे उसकी शादी हुई थी, अब उससे डरने लगती है। जैसे तैसे वो अपने घर वापस आती है। लेकिन देवी दीन जो उस बच्ची का पिता था, उस बच्ची को अपने घर में वापस आते देख परेशान हो जाता है। वो अपनी बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। पुलिस में कंप्लेंट करता है, FIR होती है। अब होता ये है कि पुलिस को जब पता लगता है कि एक बाप ने अपनी बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है,
तो पुलिस आती है और उस बच्ची को पकड़ कर ले जाती है। 3 दिनों तक वो लड़की पुलिस थाने में रहती है और इस बीच पुलिस वाले भी उस बच्ची की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। उसके साथ 3 दिनों तक लगातार रेप किया जाता है, उसका यौन शोषण किया जाता है। इसके बाद जब उसे पुलिस थाने से रिहा किया जाता है तो वो अपने घर वापस आती है। उसे वापस उसके पति पुट्टी लाल के पास भेज दिया जाता है जिसने उसका रेप किया था। लेकिन जब वो अपने पति के घर पहुंचती है तो देखती है कि पुट्टी लाल ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन पुट्टी लाल उसे तलाक नहीं देता, उससे घर के काम कराता है और धीरे धीरे उसे प्रताड़ित करने लगता है। मारना पीटना तो आम बात हो चुकी थी। अब पुट्टी लाल ने दूसरी शादी तो कर ही ली थी, तो थोड़े समय के बाद वो उस लड़की को वापस उसके घर छोड़ देता है। लेकिन इस बात से देवी दीन मल्ला का बड़ा भाई कहीं ना कहीं परेशान था। वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की अपनी ज़मीन ज़रूर मांगेगी और बाद में ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। वो लड़की घर वापस आ तो गई थी, लेकिन अब बच्ची के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैयादीन इस बात का फ़ायदा उठाता है और उस लड़की को डाकू के हवाले कर देता है। इसी बीच उसकी जान पहचान बीहड़ में रहने वाले कुछ डाकुओं से हो जाती है। अब रहने के लिए कोई जगह तो थी नहीं, इसलिए मरता क्या ना करता। कोई चारा ना होते हुए वो उन डाकुओं के साथ चंबल घाटी में पनाह ले लेती है। और बिन पग धोए न करें गंगा पारे हरी, चाहे तार देव हरी हो चाहे मार देव हरी। अब जिस डाकू के गैंग के साथ वो लड़की रह रही थी उसका सरदार था बाबू गुजर, और उस लड़की की कहानी भी तब तक पूरे एरिया में फैल चुकी थी कि कैसे इसके पति ने इसे छोड़ा है। लेकिन बाबू गुजर की भी उस लड़की पर बुरी नज़र थी। इसी गैंग का एक और मेंबर विक्रम मल्ला, जिसका कि उस लड़की के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसे उसके लिए संवेदनाएं थी। एक रात बाबू गुजर उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की शोर मचाती है, जिसे सुनकर विक्रम मल्ला वहाँ पर आ जाता है। विक्रम मल्ला का पहले से ही उस लड़की के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए बाबू गुजर और विक्रम मल्ला के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी बीच विक्रम मल्ला बाबू गुजर को गोली मार देता है और अब बाबू गुजर की मौत हो जाती है। अब गैंग के लीडर की मौत हो गई थी, जो था बाबू गुजर, इसलिए विक्रम मल्ला गैंग का नया लीडर बनता है और अब एक साधारण लड़की की डाकू बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। विक्रम मल्ला ने उस लड़की को बंदूक चलाना सिखाया, डाकूगिरी सिखाई, और जब वो लड़की इतना सीख चुकी कि अपना बचाव खुद कर सके तो वो लड़की एक दिन अपने गांव वापस जाती है और अपने पति पुट्टी लाल और उसकी बीवी को घसीट कर चौराहे पर लाती है और उसे पीटती है, मारती है। तब तक पीटती है, तब तक मारती है जब तक पुट्टी लाल अधमरा नहीं हो जाता। इसके बाद वो पूरे गांव में चेतावनी देती है, आज के बाद अगर किसी ने भी कम उम्र की लड़की के साथ शादी की तो वो उसे गोली मार देगी। अब होता ये है कि बाबू गुजर की गैंग के 2 और लोग, जो एक वारदात में पकड़े जाने की वजह से जेल में सज़ा काट रहे थे, वो जेल से छूट जाते हैं। वो थे श्री राम और लाला राम। जब उन्हें पता लगा कि विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर को गोली एक लड़की के चक्कर मारी है और दूसरा वो चाहते थे कि इस गैंग में राजपूतों का वर्चस्व हो, मल्ला जाति का एक लीडर उन्हें स्वीकार नहीं था, इसलिए श्री राम और लाला राम ज़्यादातर गैंग मेंबर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं। क्योंकि इस गैंग में ज़्यादातर लोग राजपूत थे तो वो लोग आसानी से श्री राम और लाला राम की तरफ चले जाते हैं और इसके बाद विक्रम मल्ला को गोली मार देते हैं। विक्रम मल्ला को गोली मारने के बाद श्री राम और लाला राम उस लड़की को बहमई अपने गांव ले जाते हैं और तकरीबन 3 हफ्ते तक बारी बारी से उस लड़की के साथ अनगिनत लोग बलात्कार करते हैं। कहा तो ये तक जाता है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा, 2 से 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था। इन दृश्यों को सोचकर हम आज भी सहम जाते हैं कि क्या दरिंदगी रही होगी उस दिन बहमई गाँव में। खैर, इसी बीच बहमई में रहने वाले मल्ला जाति के एक शख्स को पता चलता है कि राजपूतों ने एक लड़की को कमरे में बंद करके रखा है और यही बात
विक्रम मल्ला गैंग के 2 और लोगों को भी पता लगा। जैसे तैसे वो 3 मल्ला जाति के लोग उस लड़की को बिहड़ ले जाते हैं। कहते हैं कि इस घटना के बाद वो लड़की इतना सहम गई थी कि उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। इसके बाद उसने अपनी जीवन लीला को ख़त्म करने के बारे में कई बार सोचा, लेकिन जैसे तैसे हौसला जुटाकर उसने फैसला लिया कि क्यों ना इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और जो 2 लोग विक्रम मल्ला गैंग में से थे, उनमें से एक व्यक्ति मान सिंह मल्ला के साथ वो अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते की गैंग रेप की घटना से पूरे 7 महीने के बाद मल्ला गैंग को ये पता लगता है कि बहमई गांव में राजपूतों के परिवार में एक शादी होने जा रही है। 14 फरवरी 1981 को वो लड़की अपनी पूरी गैंग को लेकर बहमई गांव पहुंचती है। गैंग के सभी लोगों ने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे किसी को शक ना हो सके कि शादी में डाकू घुस चुके हैं। इसके बाद शादी के तमाम लोगों को घेरा जाता है। उनसे डिमांड की जाती है कि श्री राम और लाला राम को मेरे हवाले कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मानो वो पूरा गांव श्री राम और लाला राम को बचा रहा था। वो श्री राम और लाला राम का पता नहीं बताते। जब ये लोग उनका पता नहीं बताते तो गुस्से में वो लड़की अपने गैंग मेंबर्स को कहती है कि शादी में शरीक हुए सभी मर्दों को, सभी राजपूतों को लाइन में खड़ा कर दो। 22 मर्द हाथ आते हैं और वो लड़की उन 22 के 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके खुद पहल करते हुए उन सबको गोली मार देती है, जिसके बाद पूरे देश में एक खबर आग की तरह फैलती है। बहमई गांव में 22 लोगों की गोली मारकर हत्या। श्री राम लाला राम ने लूटी है नगरिया, गोली दागन दे। इसके बाद एक नाम सामने आता है जो था फूलन देवी। फूलन देवी, जिसे मीडिया ने बाद में एक दूसरा नाम भी दिया, द बैंडिट क्वीन। इसके बाद मानो पूरे देश में फूलन देवी का रौला हो गया था। पॉलिटिक्स भी गरमाने लगी थी। मामला सीधे सीधे ऊंची और नीची जातियों के बीच का हो गया था। पॉलिटिक्स भी गरमा गई थी, जिसके चलते उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा तक देना पड़ा। इसके बावजूद भी फूलन देवी की गिरफ्तारी ना हो सकी। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी फूलन देवी 2 साल तक हाथ नहीं आई। यहाँ तक कि फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस विक्रम सिंह कहते हैं कि फूलन देवी की गैंग खूंखार गैंग थी। 1971 की जंग के बाद फूलन देवी की गैंग के पास वो सारे हथियार थे जो पाकिस्तान की फौज के पास थे। इसके बाद भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और जब फूलन देवी को ये पता लगा कि सरेंडर इज़ पॉसिबल, तो फूलन देवी फरवरी 1982 को सरेंडर करने के लिए मान गई, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। पहली कि वो यूपी में सरेंडर नहीं करेगी, दूसरी वो एमपी में सरेंडर करेगी, तीसरी वो पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगी बल्कि जहां गांधी जी और माँ दुर्गा की फ़ोटो होगी वो उसके सामने ही अपना हथियार डालेगी, चौथी सरेंडर करने के बाद किसी भी गैंग मेंबर और फूलन देवी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, पांचवी किसी भी गैंग मेंबर को 8 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा, और छठी जिस दिन वो सरेंडर करेगी उस दिन उसके परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौजूद हों और उसे सरेंडर करते हुए देखेंगे। शर्तों को सरकार मान जाती है और फूलन देवी भिंड में सरेंडर कर देती है। 10 से 15 हज़ार की जनता उस दिन फूलन देवी का सरेंडर देखने के लिए उपस्थित होती है। एक मुख्यमंत्री और 300 पुलिस वाले इसके गवाह बनते हैं। इसके बाद फूलन देवी को 10 साल तक जेल में रखा जाता है और लगभग 48 मामलों में ये उस समय तक आरोपी थी। अचंभे की बात यह है दोस्तों कि इन 10 सालों के बीच फूलन देवी के केस की कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन अब फूलन देवी बीमार रहने लगी थी। इसी बीच उनके 2 ऑपरेशन भी हो चुके थे, जिसमें से एक ऑपरेशन में उनका यूट्रस भी निकाल दिया गया था। कहते ये है कि उनका यूट्रस इसलिए निकाला गया था ताकि देश में कोई दूसरी फूलन पैदा ना हो। फूलन देवी बीमार रहने लग गई थी तो उन्हें 1994 में पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद एक खबर देश में बड़े जोरों से फैलती है। दरअसल लोगों को ये सरप्राइज़ मिला था कि फूलन देवी के
सभी आरोपों को माफ कर दिया गया है और अब वो एक आम नागरिक की तरह देश में अपना जीवन व्यतीत करेगी और इसका अनाउंसमेंट करते हैं मुलायम सिंह यादव। इसके बाद फूलन देवी उस समय के एक बड़े बिल्डर उम्मेद सिंह से शादी करती है। फूलन देवी ने बचपन में इतनी प्रताड़ना झेली थी कि अब उनका विश्वास हिंदू धर्म से उठ गया था, इसलिए वो 1995 में बौद्ध धर्म अपना लेती है। लेकिन अब सरकार की कुछ अपनी मंशा थी, वो फूलन देवी की इस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहती थी। अब तक फूलन देवी पर एक मूवी भी बन चुकी थी जिस पर फूलन देवी ने डेफेमेशन भी फाइल कर दिया था, लेकिन सरकार कुछ और ही चाहती थी। 1996 में मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट का टिकट देते हैं। फूलन देवी पॉपुलर तो थी ही और लोकसभा सीट से खड़े होने के बाद वो 36,000 के मार्जिन से जीती थी। आप खुद ही सोचिए, चंबल के बीहड़ से निकलकर लोकसभा तक का सफ़र एक महिला के लिए कितना मुश्किल भरा रहा होगा। इसके बाद 1996 से 1998 तक लोकसभा सीट की मेंबर रही। 1998 में फिर से चुनाव हुए जिसमें वो हार गई। 1999 में फिर से चुनाव हुए जिसमें फूलन देवी जीत जाती है। 3 चुनाव ये लड़ती है जिसमें से ये 2 जीती। दिल्ली के 54 अशोका रोड के पास उन्हें संसद होने के नाते एक घर मिलता है, ठीक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने। 25 जुलाई 2001 की सुबह एक शख्स शेर सिंह राणा फूलन देवी की एकलव्य सेना को ज्वाइन करने के लिए आता है। मीठी मीठी बातें करता है, बल्कि बताया ये तक जाता है कि फूलन देवी ने उसे खीर भी खिलाई थी। उस समय दिल्ली पार्लियामेंट में मानसून सेशन चल रहा था। फूलन देवी ने भी मानसून सेशन अटेंड किया था। लंच के टाइम के दौरान खाना खाने के लिए वो 54 अशोका रोड दिल्ली अपने घर वापस आती है। इसी बीच फूलन देवी के घर के बाहर एक हरे रंग की मारुति गाड़ी खड़ी होती है, बल्कि वो बड़ी देर से वहाँ पर खड़ी थी। गाड़ी का नंबर था CIP 907। जैसे ही फूलन देवी आती है, इस गाड़ी में से 3 मास्क पहने हुए लोग निकलते हैं और फूलन देवी को बिल्कुल नज़दीक से 5 गोलियां मारते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फूलन देवी को 5 गोलियां पड़ी थी, जिसमें से 1 गोली सीधे उनके सर के बीचों बीच लगी थी। आनन फानन में फूलन देवी को राम मनोहर रोहिया हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जो गोली उनके सर के बीचों बीच लगी थी उसकी वजह से उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। लला दुश्मन ने मारे बान फूलन मारी गई। दोस्तों, फूलन देवी के दोस्त गिने चुने होंगे, लेकिन दुश्मन बहुत थे। जब तफ्तीश शुरू हुई तो जिस गाड़ी से वो कातिल भागे थे वो गाड़ी घर से थोड़ी आगे ही मिल जाती है, बल्कि वो पिस्तौल भी मिल जाती है जिससे गोलियां चलाई गई थी। ना तो गाड़ी का कुछ पता चलता है कि किसकी है, क्योंकि सारे कागज़ फर्जी थे। VVIP एरिया में एक MP का कत्ल, वो भी सरेआम होना, कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए दिल्ली की पुलिस पर ज़बरदस्त दबाव था, लेकिन 2 दिन तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। 2 दिन के बाद रुड़की का एक लड़का देहरादून में पत्रकार वार्ता कर सबको बताता है कि मैंने फूलन देवी का कत्ल किया है। इसके बाद देहरादून में वो लड़का पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। फूलन ने अपना सिर्फ वर्चस्व दिखाने के लिए जो है इन लोगों की हत्या करी। फूलन देवी हत्याकांड में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है। सरेंडर करने के बाद उसे दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली पुलिस जब उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो पूछताछ में सामने आता है कि बहमई में जो फूलन देवी ने 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी, मैंने उसका बदला लिया है। बल्कि आगे वो बताता है कि फूलन देवी का जो इससे पहले पर्सनल घर था, मैंने वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर मैं उसे मार नहीं पाया। पिस्तौल खरीदने के लिए रुड़की में उसने 2 बैंकों में लूटपाट की और उसके बाद और लोगों को अपने साथ जोड़ा। फूलन देवी को एकलव्य सेना ज्वाइन करने के नाम पर भरोसा दिलाया और जब फूलन देवी का भरोसा जीत लिया, उसके बाद मौका देखकर 25 जुलाई 2001 को उसे मार दिया। इसके बाद इसे तिहाड़ जेल में रखा जाता है।
इस बीच शेर सिंह राणा को 2 आतंकवादियों के साथ रखा गया था। तिहाड़ जेल में रोज़ सुबह अखबार तो आता ही था, उसमें वो पढ़ता है कि पृथ्वीराज चौहान की कब्र अफगानिस्तान में है और भारत सरकार उसे वापस लाने की पहल कर रही है। लेकिन जो 2 आतंकवादी उसके साथ थे, उनमें से एक शेर सिंह राणा को कहता है कि तुम आलू खाने वाले लोग कभी भी अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की कब्र को भारत नहीं ला पाओगे। ये बात उसे ट्रिगर कर जाती है और वहाँ पर वो ठान लेता है कि पृथ्वीराज चौहान की कब्र को वो भारत ला कर रहेगा। दरअसल इसके बाद ही उसने तिहाड़ जेल से भागने का प्लान बनाया। एक सुबह पेशी को आते समय शेर सिंह राणा ये ऐलान करता है कि मैं जेल में ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा, और होता भी ऐसा ही है। 17 फरवरी 2004 को मंगलवार का दिन था। एक पुलिस वाला ऑटो में तिहाड़ जेल पहुंचता है। पुलिस वाला अपना नाम अरविंद बताता है और जेल में पुलिस वालों को एक सरकारी लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा था कि शेर सिंह राणा को एक पेशी के सिलसिले में हरिद्वार कोर्ट में पेश करना है। लेकिन जेलर उस सरकारी लेटर को ढंग से चेक नहीं करता और लापरवाही बरतते हुए शेर सिंह राणा को बाहर लाया जाता है। 6:55 पर पुलिस की वर्दी में अरविंद आया था और 7:55 पर वो शेर सिंह राणा को लेकर वहाँ से फरार हो गया। करीब 1 घंटे के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि शेर सिंह राणा की तो हरिद्वार में आज कोई पेशी है ही नहीं, और जब वो हरिद्वार के कोर्ट में संपर्क करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शेर सिंह राणा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। वो पुलिस वालों के सामने उन्हें चकमा देकर भाग गया था। जब कई दिन तक शेर सिंह राणा नहीं मिलता तो दिल्ली पुलिस उस पर 50,000 का इनाम रखती है कि जो भी शेर सिंह राणा के बारे में हमें जानकारी देगा उसे दिल्ली पुलिस 50,000 रुपये का इनाम देगी। अब इसके बारे में शेर सिंह राणा एक पॉडकास्ट में बताता है कि जेल से निकलने के बाद सबसे पहले वो एक बार्बर के पास गया था और जब वो अपनी दाढ़ी कटा रहा था उस समय उसकी खबर उस बार्बर शॉप के टीवी पर चल रही थी और उस बार्बर ने उससे कहा था कि जो टीवी में शख्स दिखाया जा रहा है वो हूबहू आपके जैसा लगता है। उस समय तक शेर सिंह राणा ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मूछें नहीं कटाई थी, लेकिन उस दिन उसने अपनी मूछें भी कटवाई। इसके बाद वो अपनी पहचान छुपाने के लिए चश्मा खरीदने गया, लेकिन इससे पहले कभी चश्मा पहना नहीं था, तो चश्मा पहनने के तुरंत बाद ही वो सीधे दरवाजे से जा टकराया। उसके बाद वो बांग्लादेश जाता है। इस बीच वो घर से पैसे भी मांगता है और बांग्लादेश से वापस आकर मुंबई पहुंचकर दुबई के रास्ते अफ़गानिस्तान भाग जाता है। अब अफ़गानिस्तान जाकर वो बहुत भटकता है। लगभग 3 महीने भटकने के बाद उसे पता लगता है कि गजनी के पास दियत में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की कब्र है, जिसके पैरों की तरफ 2 और कब्रें हैं। वहाँ का रिवाज है कि जो भी मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की कब्र के पास आता है वो उन दोनों कब्रों पर पहले जूते मारता है, फिर अंदर जाता है। फिर वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि इन कब्रों में काफिर हैं, ये कब्रें काफिरों की हैं जिन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को मारा था। एक व्यक्ति तो शेर सिंह राणा को ये बताता है कि इन कब्रों में भारत के राजा महाराजाओं के हीरे जवाहरात हैं। वहाँ से उसे पता चलता है कि ये कब्र पृथ्वीराज चौहान और उनके कवि चंद्रवरदाई की है। फिर वो प्लान बनाता है उनकी कब्रों को वापस भारत लाने का, लेकिन खुदाई करने के बाद उसे हड्डियों का कोई ढांचा नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ मिट्टी, और उस मिट्टी को लेकर शेर सिंह राणा भारत वापस आ जाता है। इसके बाद वो उस मिट्टी को गंगा में बहाता है। उसका कुछ हिस्सा वो प्रतिमा बनाने के लिए भी देता है। वापस आने के बाद 17 मई 2006 को कलकत्ता के एक गेस्ट हाउस से शेर सिंह राणा को अरेस्ट कर लिया जाता है, मानो कि वो खुद चाहता था कि मैं अरेस्ट हो जाऊं। इसके बाद उसे उसी सेल में बंद किया गया, उसी हाई सिक्योरिटी सेल में। जेल आने के बाद उसे वही 2 आतंकवादी मिले जिनके साथ वो पहले था। फिर शेर सिंह राणा उन्हें कहता है कि देखो, आलू खाने वाला अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी वापस भारत ले आया।
इस बीच शेर सिंह राणा ने चुनाव लड़ने की भी कोशिश की, जिसमें वो नहीं जीत पाया। उस पर वापस मुकदमे चलते हैं और लोअर कोर्ट का फैसला आता है। शेर सिंह राणा के 2 साथियों को बरी कर दिया जाता है और शेर सिंह राणा को फूलन देवी के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद 2017 में शेर सिंह राणा की शादी करने के लिए जमानत की अपील को कबूल कर लिया जाता है, उसे जमानत मिल जाती है। 2018 में एमपी के एक एक्स एमएलए की बेटी के साथ शेर सिंह राणा फरवरी 2018 में शादी कर लेता है, वो भी जमानत पर बाहर आकर। और अब देखिए, इसमें लोग कई दावे करते हैं। कई कहते हैं कि शेर सिंह राणा झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। जब फूलन देवी की बड़ी बहन से बातचीत हुई तो पता चलता है कि मैयादीन ने ही फूलन देवी को डाकू के हवाले किया था। वहीं फूलन देवी से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप डाकू के पास कैसे पहुंची, तो उनका कहना था कि शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था। फूलन देवी पर कई कहानियां बनी, कई किताबें लिखी गई और कई पिक्चर भी बनाई गई और अंत में एक सिरफिरे के हाथों कत्ल हुई, वो भी वीवीआईपी एरिया में एक बेहद ही सुरक्षित स्थान पर। लेकिन इसके बावजूद उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। इस बात को फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मुलायम सिंह यादव ने सदन में भी उठाया था। और एक महिला के लिए एक ऐसे समाज से उभर पाना जहां जाति, धर्म और लिंग के नाम पर भेदभाव किया जा रहा हो, एक बहुत बड़ी बात है। एक महिला जिसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ सहा जिसे सहने के बाद ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, अपने इस जीवन से हार जाते हैं, लेकिन वो महिला नहीं हारी और पूरे समाज के गलत रवैये से, गलत सोच से लगातार अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही। इस मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।